हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 8 का जो पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, उसका पार्ट 3 करेंगे। हम लोग इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं, उस 2 पार्ट में इसको पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कहाँ तक हुआ था। सेकेंड पार्ट में यहाँ से हुआ था जन राष्ट्रवाद का उदय। फर्स्ट वीडियो में इसके ऊपर से है, सेकेंड वीडियो में जन राष्ट्रवाद के उदय से लेकर हम लोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, लोगों की पहलकदमी, यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग उसके आगे देखते हैं जनता के महात्मा। पिछला वीडियो में हमने देखा था कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौट चुके थे और वो भारत में काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। लोग उसको देख के जान जाते थे कि अब उसकी गरीबी हटने वाली है, वो कुछ ना कुछ करके हम लोगों को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिला ही देंगे। वो लोग महात्मा गांधी को जनता का महात्मा बना दिए थे। कहीं कहीं तो कृष्ण के से कंपेयर किया जाने लगा था। तो महात्मा गांधी को यहाँ पे एक फ़ोटो देख सकते हैं, महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा। उस टाइम महात्मा गांधी को एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जा रहा था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसमें उसको दिखाया गया था कृष्ण के जगह पे कि वो सारथी बने हुए हैं। वो जो राष्ट्रवाद के लिए जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ है, उसमें राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। हम लोग देखें कि कई जगह के लोग गांधी जी को इस तरह का मसीहा और ऐसा व्यक्ति समझने लगे थे कि उन्हें लगता था कि ये हमें गरीबी से छुटकारा दिला सकता है, मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। गांधी जी जो थे वो एकता के समर्थक थे। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे, और किसानों को लगता था कि जो वो लोग जमींदारों के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे हैं उनके उसमें वो मदद करेंगे। खेतिहार मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे, और खेतिहार किसानों को, मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में यूपी कहलाता है, स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत में स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदार की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं था, और कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसे ऐसे काम भी कर लिए थे, ऐसे ऐसे कार्रवाई भी कर ली थी जो गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप नहीं था। उन्नीस से 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी जो थे हिंसा के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी जो थे अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा के विरुद्ध थे। तो इसी कारण से जब फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे, और जो किसान थे इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। जब असहयोग आंदोलन, इसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषदों चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए। जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषद के माध्यम से सरकारी
जो नियम है, सरकारी जो नीति है, उसको प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य गाँव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादी को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोग साबित हुआ और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस बोला जाता है, उसकी स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों का जो सोच था, उसमें गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचार के बारे में पता लगाएं। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे और उसी टाइम पे क्रांतिकारी जो भगत सिंह थे वो भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और इस दशक के अंत में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए और जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और वो जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसी के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये जो फोटो है चित्तरंजन दास की। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वो पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वो काफ़ी सक्रिय रहे। ये पूर्वी बंगाल में वकील थे और ये असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे थे। ये जो फोटो है, साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। 1927 में इंग्लैंड में जो सरकार बैठी थी, ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भेजा था भारत। इस आयोग ने भारत को राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इसी आयोग को भारत का राजनीतिक का जो भविष्य है उसका फैसला करना था। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था और उनको भारत के राजनीति का फैसला करना था, लेकिन उस आयोग में कोई भी भारत का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष हुआ और इसकी वजह से भारतीय लोगों में काफ़ी असंतोष फैल गया। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया और सारा जितना भी राजनीतिक संगठन है उन्होंने इस आयोग के बहिष्कार करने का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया और जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो उनको प्रदर्शन के साथ उनका स्वागत किया गया, मतलब प्रदर्शन किया गया उसके खिलाफ। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ और वो जो प्रदर्शनकारी थे वो लोग नारा लगा रहे थे साइमन वापस जाओ। ये हैं भगत सिंह। उसी टाइम भगत सिंह भी सक्रिय थे। उन्होंने नारा दिया था, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। वो अहिंसा पे विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि बहरे कानून को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। ये भगत सिंह का नारा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी जो थे, राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन और शोषित वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किया था और इस काम को पूरा करने के लिए 1928 में दिल्ली में फिरोजाबाद में स्थित कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज किए थे, सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी का बदला लेने के लिए 1928 में चंद्रशेखर, राजगुरु और भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा परिषद में बम फेंका था और अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है और वो
बोले थे, एक पर्चा लिखे थे, उसमें बोले थे कि उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं है बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किया जा रहा भयानक शोषण से अवगत कराना है और विदेशी शासक जो है हम लोग के ऊपर ये जो भयानक शोषण कर रहे हैं उससे उनको अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी और जब इन सबको फांसी पर चढ़ाया गया 23 मार्च 1931 को, उस टाइम भगत सिंह की आयु मात्र 23 साल की थी। दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था। पूर्ण स्वराज जो है अपने आप आने वाला नहीं था, पर इसका प्रस्ताव तो पारित हो गया लेकिन अपने आप आने वाला नहीं था। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। इसके लिए गांधी जी ने 1930 में ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। उस टाइम जो था नमक का उत्पादन और बिक्री पर सरकार का अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है और महात्मा गांधी और अन्य जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक जो है हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है और इस पर टैक्स वसूलना पाप है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी जोड़ दिया था और स्वतंत्रता की जो व्यापक चाह था लोगों को एक खास शिकायत के वजह सभी को जोड़ दिया था नमक सत्याग्रह में और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा होने नहीं दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और गांधी जी और उनके अनुयायी जो थे साबरमती से शुरू करते और 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया और वहां उन्होंने जो तट पर नमक बिखरा हुआ था उसको इकट्ठा करके वहां नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया और वहाँ पे जाकर उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और ये जो आंदोलन में किसानों, महिलाओं, आदिवासियों सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया और नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और सरकार जो है इन लोगों का जो शांतिपूर्ण सत्याग्रह हो रहा था उनको कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया और बहुत सारे आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी द्वारा प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। महात्मा गांधी जो तट पे नमक बिखरा हुआ है उसको उठाकर नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी मार्च 1930, दांडी जो 6 अप्रैल 1930 को हो रहा था उसका फोटो है जब वो नमक कानून की अवहेलना किए थे। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया और भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे और सरकार ने ऐलान किया 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और जब चुनाव हुआ और उसका परिणाम आया तो 11 में से 7 प्रांतों पर कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और प्रांतीय स्तर पर 2 साल के बाद कांग्रेसी शासन के स्थापित होने के 2 साल बाद ही सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों की मदद करने को तैयार थे और हिटलर के प्रति जो आलोचनात्मक रवैया था उनके कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद करने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र किया जाए। उसके बदले में वो चाहते थे कि हम आपका हेल्प करेंगे लेकिन आप जो है युद्ध के बाद हमारे भारत को स्वतंत्र कर दें। अंग्रेज़ों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने इसका विरोध में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। अंग्रेज़ ने इस बात को नहीं माना कि हम लड़ाई के बाद आपको आज़ाद कर देंगे, तो कांग्रेसी जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया विरोध में।
यहाँ फ़ोटो है महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू, पेरिस 1931 में। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। सरोजिनी नायडू जो थी, दांडी मार्च की जो यात्रा था उसमें नेताओं में से एक थी जो सक्रिय थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर पहुंचने वाली पहली महिला भी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। और यह कब बनी थी? 1925 में बनी थी। वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं 30 के दशक में जो नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नबरंगपुर स्थित पपरबंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए। 25 अगस्त 1942 को जो तो 19 लोग मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुर जिले के जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेजों के अवहेलना करने वाले विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक को भी बहुत लोग 19 लोग मारे गए थे। कुछ लोग घाव के बाद में, कुछ लोग बाद में मर गए घाव की वजह से। कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया। बाजी हमें बताते कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे। जो लखन नायक एक जनजातीय नेता थे, वो अपने फांसी की वजह से चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि बस स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे, बल्कि उनको इस चीज़ का दुख था कि उस स्वतंत्रता का जो सुबह है उसको नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने लगे 20,000 लोगों को लामबंद किया। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ एक हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। कई बार लंबे समय तक जेल में भी रहे। यह जो फोटो है वो है भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। बहुत लोग मर गए, बहुत लोग जेल गए, बहुत लोग घायल भी हुए। भारत छोड़ो और उसके बाद इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैप्टर बहुत लंबा है, एक ही साथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसको पार्ट बांट के कर रहे हैं। अब हम लोग 4th वीडियो में इसके बाद से देखेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।